नमस्कार दोस्तों, हमारे चल रही थी इंडिया जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा 10वां पार्ट है। इसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें और पिछले सभी वीडियो आप देख सकते हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। और देखिए, इस वीडियो के बाद हमारे 250 प्रश्न जो हमारे 1000 प्रश्नों में से हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अपने 40 वीडियो में हम एक सब प्रश्न देखने वाले हैं। हमारा 10वां वीडियो है, मतलब 25% हमारे जो प्रश्न हैं कवर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपने, भारत में कितने वर्षों में जनगणना होती है। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन पीटीटी एग्जाम में पूछा गया है पहले। तो देखिए, भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। हर 10 वर्षों में जनगणना होती है। अंतिम बार जनगणना कब हुई है? 2011 में। भारत की जनसंख्या कितनी थी इस समय? 121 करोड़। तो आप ध्यान रखें, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी अपने पीटीटी एग्जाम में पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए तो कौन सी है? गारो, टोडा, गोंड या फिर संथाल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगी अपने गोंड जनजाति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अकेले भारत में निवास करता है? तो देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट लोग अपने भारत में रहते हैं? 17.5, 18.2, 21.3 या फिर 24%? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, अपने भारत में विश्व के 17.5% लोग निवास करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो विश्व का कुल क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? मात्र 2.4%। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 17.5% भारत में निवास करते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत का क्षेत्रफल, तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये अपने भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी। प्रश्न 5 है, भारत के सबसे दक्षिणतम छोर को क्या कहते हैं? तो देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप केमोरिन, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल या कन्याकुमारी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भारत के सबसे दक्षिणतम छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये अपने निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, इंदिरा कोल ये अपने भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दक्षिणतम अपने इंदिरा पॉइंट है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अपने जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये तो 5 राज्यों में होकर गुजरती थी। और उसमें मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि भारत की जो कर्क रेखा है, भारत में कर्क रेखा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो जब हो गया अपने गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये अपने हो जाएंगे 8 राज्य। तो आप ध्यान रखिए, कर्क रेखा अपने भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने होता है 6 वर्ष, ऑप्शन सी। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी अपने इनमें पहले हो ये होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 62 वर्ष की आयु में यूपीएससी का अगर सदस्य बनता है तो उसको 65 वर्ष की आयु होती सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। और अगर वो 65 वर्ष का नहीं होता है, उससे पहले अगर 6 वर्ष हो गए तो भी उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यानी कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में जो भी पहले होता है ये होता है। और देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो ये इसका कार्यकाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया ऐसे। लेकिन यूपीएससी अपने 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये हो जाएगा अपने आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर?
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ऑप्शन सी। और प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? तो देखिए, आपातकाल की घोषणा के कितने दिन के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 6 माह? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अपने 1 माह, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन के तहत ये 1 माह किया गया, इससे पहले क्या था 2 माह। और देखिए, एक बार जब संसद की स्वीकृति हो जाती है यानी कि अनुमोदन हो जाता है, तब ये आपातकाल 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह बाद ये संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बीजी खेर अपने प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। और देखिए, 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, 1955 में। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? तो देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में अपने सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। यदि कोई संसद अगर संविधान के विरोध में अगर कोई कानून बनाती है, संविधान विरोधी अगर कोई कानून बनाती है, तो उसको भंग करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ऑप्शन फर्स्ट का सही आंसर है। संविधान का संरक्षक है, आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या महान्यायवादी? तो देखिए, प्रथम विधि अधिकारी ये होता है अपने महान्यायवादी, ऑप्शन डी। और वर्तमान कर महान्यायवादी की बात करें, भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम महान्यायवादी कौन थे भारत के? तो देखिए, ये थे अपने MC सीतलवाड़, ये अपने प्रथम महान्यायवादी थे। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल अपने 15वें महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल हैं, आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो देखिए, एक तो अपने पटना हो गया, एक इलाहाबाद हो गया और एक अपने दिल्ली हो गया। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो आप ध्यान रखिए। पटना उच्च न्यायालय की अगर आ जाए तो अपने इसकी स्थापना हुई है 1916 में। पटना उच्च न्यायालय 1916, इसका एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। और इसके अलावा अगर पूछ ले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये अपने हुई है 1966 में। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? पटना वाला 1916। अगला प्रश्न है, मायोपिया दोष किस में पाया जाता है? कानों में, गले में, आँखों में या फेफड़ों में? तो देखिए, मायोपिया दोष अपने आँखों में पाया जाता है, ऑप्शन सी। देखिए, जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, इसको चिकित्सीय भाषा में मायोपिया दोष कहते हैं, मायोपिया दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष, इसमें जो दूर की वस्तु होती हैं वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। भले इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है? जो दूर की वस्तु होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और पास की वस्तु को आराम से देखा जा सकता है। और दूर दृष्टि दोष में जो पास की वस्तु होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और दूर की वस्तु आराम से दिखाई देती हैं। तो आप ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया दोष कहते हैं। और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई? तो देखिए, भारत में पर्यावरण नीति 2006 में प्रकाशित हुई। देखिए, इस ऑप्शन में 2006 प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप ध्यान रखें, ये चार ऑप्शन गलत हैं। 2006 में पर्यावरण नीति प्रकाशित हुई भारत में, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, 2006 इसका हो जाएगा सही आंसर, 2006। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का सिलिकॉन राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कर्नाटक भारत का सिलिकॉन राज्य है। और एक प्रश्न हमने पहले देखा था, भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? सिलिकॉन सिटी अगर आ जाए तो ये तो अपने बेंगलुरु हैं, बेंगलुरु। और सिलिकॉन राज्य अगर आ जाए तो ये अपने कर्नाटक हैं। दोनों बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए,
सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने एशिया महाद्वीप की है। तो अपने एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछ ले तो अपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे अधिक कौन सा है? एशिया महाद्वीप का। तो दोनों बात आप ध्यान रखें, ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईमू कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो देखिए, ईमू कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन बी सी। ईमू अगर पूछ ले, ईमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप सभी को कमेंट करके बताना है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। प्रश्न 19 है, रोलेट अधिनियम जब पारित हुआ तब भारत में वायसराय कौन था? तो देखिए, रोलेट अधिनियम कब पारित हुआ था? 1919 में। इस समय भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा अपने सही आंसर। 1919 में रोलेट अधिनियम आया था। और देखिए, भारत के जो नेता थे उन्होंने इस कानून को काला कानून कहा था, रोलेट अधिनियम को, क्योंकि इस कानून के तहत क्रांतिकारियों को और उसके जो आंदोलन चल रहे थे उनको दबाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि बिना मुकदमा चलाई उनको जेल में डाले जाने का प्रावधान किया गया था। तो आप ध्यान रखें, रोलेट अधिनियम उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था, भारत का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, यहाँ पर पूछा है खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? पंचभद्रा, सांबर, लेक पैलेस या रामगढ़? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, सांबर झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए, यहाँ पर दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सी है? सबसे बड़ी लेगुन झील तो अगर आ जाए तो ये अपने चिल्का झील है, ये अपने कहाँ है? उड़ीसा में। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील आ जाए तो सांबर झील है। और भारत की ताज़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आ जाए तो ये कौन सी है? अपने वूलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आ जाए तो वूलर झील है, कहाँ है? अपने जम्मू कश्मीर में। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर पूछा है खारे पानी की झील तो अपने सांबर झील हो जाएगी, ये कहाँ है? अपने जयपुर राजस्थान में। प्रश्न 21 है, किस संशोधन अधिनियम से संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संशोधन कब किया गया? 1976 में। यह संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। और देखिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था उसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो हो गया समाजवाद, एक हो गया पंथ निरपेक्ष, और एक हो गया अपने अखंडता। ऐसे कुछ नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो अपने 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 1976 में। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एनाफिलीज मच्छर किसका कारक है? मलेरिया, पीलिया, टीबी या कैंसर? तो देखिए, एनाफिलीज मच्छर ये अपने मलेरिया का कारक है, ऑप्शन फर्स्ट। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है मलेरिया रोग का कारक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए, अगर एक प्रश्न और पूछा जाए, एडिज मच्छर ये किस रोग का कारक है? ये अपने डेंगू रोग का कारक है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, चीन या अरब? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोबी मरुस्थल ये अपने मंगोलिया में है। मंगोलिया कहाँ है? अपने एशिया महाद्वीप में। तो ध्यान रखें, गोबी मरुस्थल का अधिकांश भाग अपने मंगोलिया में है और कुछ हिस्सा चीन में है, लेकिन अपने मंगोलिया आंसर करना है अगर मंगोलिया है अगर ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपने सही आंसर, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। अगला प्रश्न है, किसने वायवीय टायर का आविष्कार किया था? तो देखिए, वायवीय टायर का आविष्कार करने वाला कौन है? ये है अपने जॉन बॉयड डनलफ अपने वायवीय टायर का आविष्कार करने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है अपने, इनमें से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी थी? तो देखिए, बहुविवाह नामक पुस्तक लिखने वाले कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, तो इन्होंने बहुविवाह पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और देखिए, एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, सिपाही विद्रोह यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? ये सभी आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।